बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। दिस इज़ कैसर बारी फ्रॉम बारी लो एसोसिएट्स। दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ जी आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो है जी स्पॉन्सर लाइसेंस के बारे में, जो है यूके वीज़ा स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयर्स जो है। सो आप यूके में अगर आपका कोई बिजनेस है, आप की कंपनी जो है वो लिमिटेड कंपनी है, कंपनी बाय गारंटी है, कंपनी बाय जो शेयर होल्डर वाली कंपनी है, जिस तरह का भी आपका बिजनेस है और आपका बिजनेस जो है वो कंपनीज हाउस से रजिस्टर्ड बिजनेस है, और आप ट्रेड में हैं या आप सर्विस इंडस्ट्री में हैं, या आप किसी भी तरह का जो है काम यहाँ पे कर रहे हैं, तो अब आपके माइंड में ये है कि जी हमने जो है इनसाइड दी यूके के अंदर से और आउटसाइड दी यूके जो है हमने किसी को जो है परमानेंट अपने साथ काम पे रखना है, एज अ एम्प्लॉई जो है, एज अ मुलाजम के तौर पे हमने उसको जॉब ऑफर करनी है। लेकिन कानूनी तौर पे जो है आप उनको अपने पास जॉब पे नहीं रख सकते हैं। इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, एक तो ये है कि आप किसी जो वीज़ा किसी के पास, लेट से किसी के पास कोई वीज़ा है, लेट से कोई स्टूडेंट है, उसको 20 घंटे काम की इजाज़त है, आप उसको 20 आवर्स के लिए काम पे रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। आप उसी स्टूडेंट के डिपेंडेंट हैं, कोई वाइफ है या हस्बैंड है या जो भी हैं, उनको फुल टाइम काम की इजाज़त है, उनके पास परमिशन टू वर्क है, आप उनको काम पे रखना चाहते हैं, आप उनको बिल्कुल काम पे रख सकते हैं। कोई ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, ILR होल्डर है, वीज़ा है उनके पास, यूरोपियन है, जो भी हैं, लेकिन यूके में उनके पास दो चीज़ें हैं। नंबर वन, परमिशन टू वर्क है, नेशनल इंश्योरेंस नंबर है, वो काम के उनको अलाउ है, आप उनको रख सकते हैं। लेकिन अब हम बात उसकी कर रहे हैं कि जिसको आप अपने पास एज अ एम्प्लॉय रखना चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको जो है साथ में अपना वीज़ा जो है वो देना चाह रहे हैं, क्योंकि दैट पर्सन जो है ही और शी इज़ अ सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल जो है। लेट्स से मैं एक स्टूडेंट हूँ, मुझे 20 घंटे काम की इजाज़त है, लेकिन मैं जो आप की एक कंपनी है, आपने सोचा है कि ये मेरा एक अच्छा मुलाजम है, मेरे साथ अच्छे तरीके से काम कर रहा है, मुझे इसको परमानेंट तौर पे अपने पास रखना चाहिए। तो वो आप जो है वो मुझे, अब आप जॉब मुझे देना चाह रहे हैं। 20 घंटे काम की इजाज़त तो थी, लेकिन मैं 20 घंटे काम कर रहा था, लेकिन अब आप मुझे फुल टाइम रखना चाह रहे हैं, और आप चाह रहे हैं कि जी कि हम इसको परमानेंट अपने पास इनको काबू करके रखिए। उसके लिए ये है कि आप नहीं मुझे रख सकते हैं जब तक आप पहले, आपको अपना स्पॉन्सर, एज अ स्पॉन्सर जो है वो आपको अपना कंपनी के तौर पे आपको अपना लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। आपको एक होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन फाइल करना पड़ेगी कि ये हमारा बिजनेस है, ये हमारा प्रेमिसेस है, यहाँ पे हमें इस तरीके से फलां फलां ट्रेड में हम इन्वॉल्व हैं, ये हमारी टैक्स रिटर्न है। वो बाकी खैर उसकी रिक्वायरमेंट्स आ जाती हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने उनको दिखाने हैं या भेजने हैं। लेकिन पहला पॉइंट ये आ रहा है कि अब आपने अपना स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए जो है आपने होम ऑफिस को एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, और जो है वहाँ पे आपको मेरी इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है कि जी कि मैं फलां बंदे को अंगेज कर रहा हूँ या उसको मैंने इनसाइड द कंट्री यूके के अंदर से वीज़ा देना है या बाहर से देना है, वो बाद की बात है। पहले आपने अपना स्पॉन्सर लाइसेंस के लिए आपने एप्लीकेशन फाइल करनी है। अच्छा, अब पहला पॉइंट तो ये आ गया। अब इसमें सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि क्या आफ्टर ब्रेग्जिट जो है, ये 31 दिसंबर 2020 के बाद जो है, जो यूरोपियन आएंगे आप उनको परमानेंट अपने पास रख सकते हैं, या आप उनको जॉब दे सकते हैं, या अगर तो उनके पास वीज़ा नहीं है, यहाँ पे काम की परमिशन नहीं है, वो एज अ विजिटर इस कंट्री में आए हैं, अपने पासपोर्ट के ऊपर यहाँ पे आए हैं, तो तब भी आपको स्पॉन्सर लाइसेंस लेना पड़ेगा उनको जॉब देने के लिए। ये वाला कानून जो है, चाहे ये वो है ना जी, एक ही घाट पे जो है अब वो शेर और बकरी जो है वो इकट्ठा पानी पिएंगे। इसके लिए कानून किसी के लिए अलग अलग नहीं है, चाहे कोई इंडियन है, चाहे कोई पाकिस्तानी है, या आप EU नेशनल हैं, यूरोपियन हैं, आइसलैंड से आए हैं, नॉर्वे से आए हैं, स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, दुनिया के किसी भी कोने से आए हैं, अराइव्ड इन द यूके आफ्टर 31 दिसंबर 2020। देन जो है आपको इसी स्पॉन्सर लाइसेंस के थ्रू ही जो है ऐसा यहाँ पे मुलाजमत करके, जॉब करके, आप ILR जो है, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के स्टेटस तक जो है वो पहुँच सकते हैं जी। अच्छा, दिस इंक्लूड्स अनपेड वर्क, रनिंग एज अ चैरिटी हो, या किसी भी तरह की जो है वो एक कंपनी है,
तो फिर भी आपको अपना स्पॉन्सर लाइसेंस जो है वो आपको अप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, एक इसमें एक पॉइंट आ जाता है कि जी कि क्या आपका बिजनेस जो है वो एलिजिबल है कि नहीं। ये अक्सर लोगों के माइंड में होता है कि जी कि क्या हमारा बिजनेस एलिजिबल है कि हम स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल सा बड़ा टफ सवाल है और इसका कोई जवाब जो है नहीं है इसका एक्चुअली। उसमें यह है कि बिज़नेस आपका रजिस्टर्ड है कंपनीज हाउस से, आप जो है वो आप टैक्स पेयर हैं या आप वहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपनी करवाई हुई है, टैक्स रिटर्न आप भर रहे हैं, कितनी भर रहे हैं ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। इसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जी कि कितनी आपकी जो है लाखों में है, 85,000 प्लस है तो आपका VAT रजिस्टर्ड है तो तभी आपका जो है वो स्पॉन्सर लाइसेंस आपको इशू करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मुमकिन है कि अगर आपका न्यू बिजनेस है लेकिन आपके न्यू बिजनेस में पोटेंशियल इतनी है, आप ये साबित कर सकते हैं, आप उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जी हमने ये बिज़नेस शुरू किया है, इसको स्टार्ट किए हुए 3 मंथ्स हो गए हैं, लेकिन इस 3 महीनों की जो बैंक स्टेटमेंट है या जो हमें आउटपुट मिल रही है पब्लिक की जानब से या अकाउंट्स में जो एफिशिएंसी हमें शो हो रही है, उससे लगता यही है कि जी कि अगर हमें आप लाइसेंस दे देंगे, हम कोई 2-4 बंदे यहाँ पे एम्प्लॉय कर लेंगे, वो मार्केटिंग करेंगे या कोई वहाँ पे बाकी बैठ के काम करेंगे, बिजनेस हमारा एक्सपैंड होने की उम्मीद हमें लगती है। लेकिन जब हमारे पास बंदे ही नहीं हैं काम करने के लिए तो ऐसी काम किमें करेंगे। सो ये सारी चीज़ें जो है ये आपने अपनी जब एप्लीकेशन फाइल करते हैं तो तब आप उनसे बात कर सकते हैं। सो एलिजिबिलिटी में क्या आएगी कि टू गेट अ लाइसेंस एज एन एम्प्लॉयर यू कैन नॉट हैव, कि अगर हम वर्ड करेंगे अनस्पेंट क्रिमिनल कन्विक्शन जो है। अब अगर हम ये पॉइंट की बात कर रहे हैं कि कौन लोग एलिजिबल नहीं है, इसका मतलब है कि बाकी सारे ही एलिजिबल हैं। एलिजिबल कौन नहीं है? जिसने क्रिमिनल कन्विक्शन जिसकी हुई है, वो सिर्फ अलाउ नहीं है। सच एज अ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग में जो इन्वॉल्व था वो लाइसेंस अप्लाई नहीं कर सकता। हैड अ स्पॉन्सर लाइसेंस रिवोक्ड इन द लास्ट 12 मंथ्स। आपका स्पॉन्सर लाइसेंस था लेकिन वो पिछले 12 महीने में 1 साल के अंदर या 1 साल हो गया है उसको रिवोक किए हुए, कैंसिल किए हुए, लेकिन आफ्टर 1 साल के बाद आप दोबारा फिर से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आपका क्रिमिनल कन्विक्शन आपकी हुई है, फिर उसके बाद 1 साल के अंदर आपका जो लाइसेंस है वो कैंसिल हुआ है, तो तब आप एलिजिबल नहीं है। अदरवाइज आप सारे लोग जो हैं एलिजिबल हैं, इसमें किसी तरह की कोई जो है वो पाबंदी जो है वो नहीं है। अच्छा, ये 2 पॉइंट्स आ गए जी। उसके बाद अगर हम टाइप ऑफ लाइसेंस की बात करें तो उसमें जो है वर्कर्स जो आ जाते हैं फॉर अ स्किल्ड और लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट आ जाती है। सो इसमें नॉर्मली जो वर्ड वहाँ पे आता है वो आता है जी 3 इयर्स और 5 इयर्स, जो है 3 साल या 5 साल। लेकिन आप किसी को 1 साल 2 साल का भी ऑफर कर सकते हैं जॉब, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन मोस्टली लोग जो है या 3 साल पे जाते हैं या वो 5 साल पे जाते हैं। सो अगर हम टेम्परेरी वर्कर्स की बात करें तो स्पेसिफाइज है टाइप्स ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो, और डिटेल्स उसकी खैर किसी और तरफ चली जाएगी। जैसे चैरिटी के वर्कर्स आए, जैसे ये जो रिलीजियन जो जैसे गुरुद्वारा है, मंदिर है, मस्जिद है, या ऐसी जगह पे अगर आप एज अ चैरिटी वर्कर के तौर पे काम करना चाहते हैं, एक तो वो खैर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन में आ जाती है, फिर सेकंड उनकी वो ऑब्वियसली जो लाइसेंस की कॉस्ट है वो भी कम आ जाती है, फिर उनका थोड़ा बर्डन जो है वो कम आता है। लेकिन बहुत से लोग जो हैं वो शायद उनको इतना अवेयरनेस नहीं होती, तो वो इसलिए वो समझते हैं कि शायद हम इसका अप्लाई नहीं कर सकते। बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई मस्जिद को रन कर रहे हैं, ऑब्वियसली वो भी एक ट्रस्ट होता है, चैरिटी होती है, या आप जैसे ये मदरसे बने हुए हैं कुरान पाक पढ़ाने के लिए, या ये जो इस्लामिक तालीम के लिए, या ये जो मंदिर बने हुए हैं, गुरुद्वारे बने हुए हैं, ये जितने जो हैं ये मोस्टली जो हैं ये एज अ चैरिटी काम कर रही होती हैं, एज अ ट्रस्ट काम कर रही होती हैं। सो स्टिल आप जो है उसके अंडर भी अप्लाई कर सकते हैं और उसमें कॉस्ट जो है आपकी वो भी कम आती है और उसमें पेपर वर्क या बाकी चीज़ें जो है वो भी कम आता है। अच्छा, अब उसमें जो और खैर इसमें काफ़ी लंबी चौड़ी इसकी डिटेल्स आ जाएंगी। जैसे ये क्रिएटिव वर्कर वीज़ा है, चैरिटी वर्कर वीज़ा है, गवर्नमेंट ऑथोराइज एक्सचेंज स्कीम आ जाती है जी, और उसके बाद ये जो ग्लोबल बिजनेस मोबिलिटी स्कीम है, यूके एक्सपेंशन वर्कर वीज़ा, फिर ये काफ़ी बहुत लंबी लिस्ट है, तो आज की एक वीडियो में तो ख़त्म नहीं होगी। आज की इस वीडियो का मकसद ये था आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन देना कि अगर आप का कोई भी बिजनेस है, ग्रॉसरी शॉप है, जनरल स्टोर है, किराना स्टोर जिन्हों कही है,
या आपकी कोई एमओटी स्टेशन है, आपका गैराज है, आपका शोरूम है, आप का फर्नीचर का बिजनेस है, आप का टेक अवे है, आपका रेस्टोरेंट है, किसी भी तरह का अगर आपका कोई बिजनेस है और ये रनिंग बिजनेस है और आप को यूके के अंदर से या यूके के बाहर से वहाँ पे आप अपना कोई स्टाफ रखना चाहते हैं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अगर चाहें तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, लेकिन मैं कंसल्टेशन की फ़ीस लेता हूँ। चाहे आप, कई लोग जो है ना जी वो करने जी असी तो खाली इन्फॉर्मेशन पूछनी है, सो इन्फॉर्मेशन तुसी मेरे को टाइम तो पूछना नहीं है कि जी टाइम की होया, तो बल्कि मुझसे तो वो टाइम भी पूछेंगे तो मैं उस टाइम के भी जो है वो चार्ज करूँगा फ़ीस जो है। सो वो इन्फॉर्मेशन कह लीजिए, उसको लीगल एडवाइस कह लीजिए, उसको एडवाइस कह लीजिए, उन चुगली कह लीजिए, उसको जो मर्जी वर्ड आप इस्तेमाल करें, कंसल्टेशन की फ़ीस है, आप पे करेंगे, फिर आप मुझसे जो है वो अपने रिलेटेड चीज़ें जो है वो मुझसे जो आप पूछ सकते हैं। नहीं, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय फॉर नाउ।